तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है सचिन और सायली के बीच एक और इमोशनल और तनाव भरे पल से, जहां सायली सचिन को समझाती है, तुम्हारा इरादा सही था, लेकिन तुमने जो किया वो गलत ही था ना, तुमने कानून तो तोड़ा ना। ये सुनकर सचिन का दिल टूट जाता है। वो कहता है कि उसने तो बस एक ज़रूरतमंद इंसान की हेल्प की थी, जो अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए जा रहा था। वो कहता है, पर यही बात मैं उसको भी बताया, यानी कि अरुण को, ट्रैफिक इंस्पेक्टर को, तो मैं गलत कैसे है। लेकिन सायली अपनी बात पर अड़ी रहती है और ये देखकर सचिन को लगता है कि वो उसे समझ ही नहीं रही है। वो नाराज़ होकर कहता है, तेरे को मैं गलत लग रहा है ना, तो छोड़ दे, मेरे को बात ही नहीं करनी है तेरे से। मैं तो मान चुका है कि ये कानून ना अपने लिए है ही नहीं सायली। जब सायली फिर सचिन को खाना खाने के लिए कहती है, तो सचिन का गुस्सा और भी भड़क जाता है। वो कहता है, ऐसी होती है ना बाइको लोग, पति लोग जो हैं बाइको लोग का साथ देते हैं। और तू जब जब अटकती है और जब जब गलत भी होती है तो मैं तेरा साथ देता है, पर जब मेरी बारी होती है तो तू मेरे को कभी सपोर्ट ही नहीं मारती। वो कहता है कि उसे खाना नहीं खाना क्योंकि उसकी गाड़ी पुलिस चौकी में है और उसके पूरे दिन के धंधे की वाट लग गई है। सायली सचिन को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन सचिन उसकी एक नहीं सुनता और नाराज होकर कमरे में चला जाता है। दूसरे सीन की शुरुआत कमरे में रोशनी से होती है, जिसकी हालत बहुत खराब होती है। उसे लगातार छींकें आ रही होती है और उसके हाथ और पैर में तेज खुजली हो रही होती है। वो मन ही मन कोस रही होती है कि उस कबूतर के पंखों से बने झाड़ू को, जिसकी वजह से उसकी ये हालत हुई है। उसे लगता है कि इन माँ बेटे के चक्कर में उसे न जाने क्या क्या सहना पड़ रहा है। फिर खुजली से परेशान होकर वो क्रीम लगाती है और आखिरकार थक हार कर बिस्तर पर सो जाती है। तभी कमरे में दबे पांव तेजस दाखिल होता है। वो सोती हुई रोशनी को देखकर प्यार से सोचता है, बाबू तो बड़े आराम से सो रही है। लेकिन उसके हाथ में वही स्वामी जी का दिया हुआ पंखों वाला झाड़ू होता है। वो रोशनी के पास आता है और मन ही मन उससे माफी मांगता है, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता ही नहीं होता। उसे डर होता है कि अगर उसके ससुर जी का भूत उस पर आ गया तो वो खुद एक आत्मा बन जाएगा। लेकिन तभी तेजस एक दुविधा में पड़ जाता है। वो सोचने लगता है कि ये उपाय रोशनी को उठाकर करे या उसे सोते हुए ही कर दे। फैसला न कर पाने पर वो अपनी माँ यानी कि रेणुका से सलाह लेने के लिए कमरे से बाहर निकल जाता है। इधर बाहर आते ही उसे रेणुका मिल जाती है। रेणुका तेजस के माथे पर लगी भसन देखकर उसे टोकते हुए पूछती है कि ये भसन जोगी बनकर क्यों घूम रहा है तू। तो तेजस उसे याद दिलाता है कि ये सब उसी की वजह से है, क्योंकि वही उसे स्वामी जी के पास लेकर गई थी। फिर तेजस एक मजेदार सा खेल खेलता है। वो अपनी दो उंगलियां दिखाकर रेणुका को एक चुनने को कहता है। जब रेणुका एक उंगली चुन लेती है तो तेजस कहता है कि थैंक यू, मैं ऐसे ही शुरू कर देता हूँ। तभी रेणुका हैरान होकर पूछती है कि वो क्या शुरू करने जा रहा है। तब तेजस कहता है, वो फैसला नहीं कर पा रहा था कि रोशनी को जगाए या नहीं, और रेणुका की चुनी हुई उंगली का मतलब यह है कि उपाय सोते सोते ही किया जा सकता है। तो रेणुका इस प्लान के लिए तुरंत हामी भर देती है, क्योंकि वो जानती है कि जगाने पर रोशनी हंगामा खड़ा कर देगी। इधर तेजस अपनी माँ के साथ चलने की गुजारिश करता है ताकि उसे हिम्मत मिले, और रेणुका मान जाती है। फिर दोनों वापस कमरे में आते हैं, लेकिन एक दिक्कत यह होती है कि बिस्तर दीवार से सटा हुआ होता है, जिससे उसके चारों ओर चक्कर लगाना नामुमकिन होता है। दोनों मिलकर बिस्तर को दीवार से थोड़ा दूर खिसकाते हैं। उसके बाद रेणुका की इशारा करते ही तेजस अपनी रस्म शुरू कर देता है। वो रोशनी के पैरों पर धीरे धीरे झाड़ू मारते हुए मंत्र पढ़ता है, हैया हूँ, इस शरीर से निकल जा तू, हौले हौले मेरी बात सुन आत्मा, और बिस्तर के चक्कर लगाने लगता है। इतना कहकर रेणुका उसे टोकती है, थोड़ा जोर से बोल, आत्मा को सुनाई तो देना चाहिए। तो तेज को लगता है कि कंबल के ऊपर से झाड़ू मारने का कोई असर नहीं हो रहा। तो वो रेणुका से रोशनी के पैरों पर से कंबल हटाने को कहता है। तो रेणुका कंबल नीचे कर देती है और तेजस फिर से अपना मंत्र और झाड़ू वाला उपाय करने लगता है। और तभी तेजस से एक गलती हो जाती है। झाड़ू गलती से रोशनी के चेहरे पर लग जाता है। रोशनी हड़बड़ाकर उठ बैठती है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हो। उठते ही उसे फिर से जोर की छींक आती है और दोबारा खुजली होने लगती है। फिर रेणुका रोशनी को पूछती है, तू ठीक तो है ना बेटा। लेकिन रोशनी का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है। वो छींकते हुए तेजस पर बरस पड़ती है, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है, तुम्हें मेरी हालत दिखाई नहीं दे रही है क्या। वैसे ही मेरी स्किन जले जा रही है और ऊपर से तुमने मुझे ये एलर्जी भी दे दी। तो तेजस सफाई देने की कोशिश करता है कि वो तो बस आत्मा निकालने का उपाय कर रहा था, जैसे स्वामी जी ने कहा था। इधर जैसे ही रोशनी दर्द और खुजली से तड़पती है, रेणुका इस सिचुएशन को बड़ी चालाकी से घुमा देती है। वो तेजस से कहती है, देखा तेजस, आत्मा कैसे स्वामी जी के उपाय से लड़ रही है, इसका मतलब हमारा प्लान काम कर रहा है। इधर रोशनी बेबस होकर रेणुका से गुहार लगाती है कि उसकी पूरी बॉडी जल रही है, जैसे किसी ने उस पर लाल मिर्च फेंक दी हो। लेकिन रेणुका उसकी एक नहीं सुनती। पर तेजस अपनी पत्नी की हालत देखकर पिघल जाता है। वो अपनी माँ से कहता है कि शायद रोशनी सही कह रही है। उसके हाथ पैर पर लाल रैसेस देखकर तेजस को शक होता है कि कहीं स्वामी जी ने कांडू चूर्ण की जगह सच में कोई खुजली पाउडर तो नहीं दे दिया। लेकिन रेणुका उसे तुरंत चुप करा देती है। वो उसे धमकाती है कि अगर वो अभी रुक गया तो आत्मा कभी नहीं जाएगी। डर और मजबूरी में तेजस एक बार फिर अपनी वो उपाय शुरू करने के लिए तैयार हो जाता है।
इधर रोशनी मन ही मन सोचती है कि ये माँ बेटे उसके पीछे ही पड़ गए हैं। जैसे ही तेजस दोबारा झाड़ू उठाता है, रोशनी का सब्र जवाब दे जाता है। वो गुस्से में चिल्लाती है, ये क्या कर रहे हो, ये कोई उपाय नहीं है। रोशनी का दर्द देखकर तेजस का दिल पूरी तरह पसीज जाता है। वो अपनी माँ से कहता है कि अब वो ये और नहीं कर सकता। वो रोशनी से माफ़ी मांगता है, लेकिन रोशनी का गुस्सा शांत नहीं होता। वो उसे धक्का देकर कमरे से बाहर जाने को कहती है। इधर रेणुका एक आखिरी कोशिश करती है और रोशनी को समझाती है कि आत्माएं जाने से पहले ऐसे ही परेशान करती है। लेकिन रोशनी सिर्फ एक ही बात कहती है, प्लीज आप दोनों यहाँ से जाओ। तो तेजस अपनी माँ को डराते हुए फुसफुसाता है कि चलो यहाँ से आई, बाबू ऐसा कभी नहीं करती, पक्का आत्मा अंदर ही है। ये सुनते ही रेणुका भी डर जाती है और दोनों दबे पांव कमरे से बाहर निकल आता है। इधर कमरे से बाहर आते ही तेजस फूट फूट कर रोने लगता है, नौटंकी करता है। वो अपनी माँ से कहता है, मेरी बिचारी बाबू को क्या हो गया आई, देखना उसका चेहरा कैसे लाल हो गया, मुझे डर लग रहा है, अगर उसे कुछ हो गया तो। लेकिन रेणुका उसे डांट कर चुप करा देती है। वो उसे समझाती है कि ये सब रोशनी को नहीं बल्कि उसके अंदर मौजूद भूत को हो रहा है। वो उसे दिलासा देती है कि बस 2 दिन की बात है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये रहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह रोज की तरह सचिन अपनी गाड़ी चमकाने के लिए बाल्टी लेकर बाहर आता है और सायली को साबुन के लिए आवाज देता है। लेकिन अगले ही पल उसकी नज़र खाली जगह पे पड़ती है और उसे याद आता है कि उसकी गाड़ी तो पुलिस स्टेशन में है। ये याद आते ही उसका गुस्सा भड़क उठता है और वो मन ही मन उस पुलिस वाले को कोसने लगता है जिसने उसकी गाड़ी जब्त कर ली है। तभी घर के अंदर से सायली की आवाज़ आती है कि सचिन का फ़ोन बज रहा है। तो घर के अंदर किस्मत सचिन के साथ एक और मजाक कर रहा होता है। एक के बाद एक उसके रेगुलर कस्टमर्स से के फ़ोन आ रहे होते हैं, लेकिन बिना गाड़ी के सचिन कर भी क्या सकता था। वो कभी बीमारी का तो कभी शहर से बाहर होने का बहाना बनाकर उन्हें टाल देता है। ये देखकर उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है कि जब उसके पास काम नहीं था तो कोई नहीं पूछता था, और आज जब गाड़ी ही नहीं है तो सवारियों की लाइन लगी है। तभी सायली सचिन को प्यार से समझाने की कोशिश करती है कि उसका गुस्सा ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, जो हमेशा उसका बनता हुआ काम बिगाड़ देता है। वो उसे याद दिलाती है कि बिजनेस चलाने के लिए शांत दिमाग रखना कितना ज़रूरी है। लेकिन सचिन उसकी बातों को सुनने के बजाय उल्टा उसी पर भड़क जाता है। वो गुस्से में कहता है कि हाँ, दुनिया में जो कुछ भी गलत होता है सब उसी की वजह से तो होता है, क्योंकि वो गुस्सैल जो है उसका लहजा sarcastic और दर्द भरा होता है, जैसे वो खुद से ही लड़ रहा हो। इधर सायली जब माहौल को शांत करने के लिए उसे नाश्ता करने को कहती है तो सचिन गुस्से में चिल्लाकर कहता है कि उसकी भूख मर चुकी है। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। फिर उसके जाने के बाद सायली समझ जाती है कि उसे ही इस मुश्किल का कोई हल निकालना होगा। वो ठान लेती है कि वो सचिन की हेल्प जरूर करेगी। अगले सीन में सड़क पर अकेले चलते हुए सचिन खुद को ही कोस रहा होता है कि दुनिया में कुछ भी हो, गलती हमेशा उसी की निकलती है। उसे सायली की बातें भी चुभ रही होती है। तभी उसका दोस्त अनया अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंचता है। सचिन उसे कहता है कि उसे अपनी गाड़ी छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन जाना है, इसलिए आज की सवारियां वो ले ले। फिर दोनों चाय पीने बैठते हैं। अनिया कहता है कि वो सचिन की जगह काम तो कर लेगा, लेकिन एक शर्त पर। और वो शर्त ये होता है कि पेट्रोल का खर्चा निकालने के बाद जो भी कुछ बचेगा उसमें दोनों का आधा आधा हिस्सा होगा। सचिन पहले तो मना करता है, लेकिन जब अनिया काम करने से ही मना कर देता है तो सचिन को उसकी शर्त माननी पड़ती है। फिर अनिया सचिन को दिलासा देता है कि उसकी गाड़ी जल्द ही उसे वापस मिल जाएगी और उसके साथ पुलिस स्टेशन चलने की पेशकश भी करता है, लेकिन सचिन मना कर देता है। इसके बाद अनया बड़ी हिम्मत करके सचिन को समझाने की कोशिश करता है। वो उसे सायली की बात और सड़क के नियमों का पालन करने की सलाह देता है। फिर अनया उसे किसी रमेश का किस्सा याद दिलाता है, जिसे सचिन ने ही समझाया था कि अपने धंधे में पुलिस से पंगा नहीं लेना चाहिए और कानून नहीं तोड़ना चाहिए। अनया कहता है कि वो तो बस उसे उसी की पुरानी बातें याद दिला रहा है। ये सुनकर सचिन और भी चिढ़ जाता है और उसे ज्ञान ना देने की बात कहकर सवारी उठाने के लिए भेज देता है। इसके बाद सचिन रिक्शा लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है। पुलिस स्टेशन के बाहर अपनी जब्त की हुई गाड़ी को देखकर वो उसे प्यार से छूता है और वादा करता है कि वो उसे वहां से छुड़ा कर ही ले जाएगा। इधर अंदर आकर सचिन हवलदार को बताता है कि उसे अपनी गाड़ी छुड़ानी है। तो हवलदार उसे नो एंट्री में गाड़ी चलाने का केस याद दिलाता है। सचिन फिर अपनी सफाई में इंसानियत का वास्ता देते हुए कहता है कि उसे एक सवारी को ट्रेन पकड़ाने के लिए जल्दी थी, इसलिए उसने शॉर्टकट लिया। लेकिन हवलदार उसकी कहानी पर यकीन नहीं करता। वो सचिन को ताना मारता है कि क्या उसे कानून तोड़ने में मजा आता है। फिर हवलदार उसे ये भी याद दिलाता है कि कुछ दिन पहले उसने एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर का कॉलर पकड़ा था। उसके बाद इधर सचिन अपनी सफाई में कहता है कि किसी की रोजी रोटी छीन लेना सही बात नहीं है, लेकिन हवलदार उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। वो साफ कह देता है कि ये सारी बातें उसे इंस्पेक्टर साहब से ही करनी होगी, जो अभी राउंड पर गए हैं। उसके बाद जैसे ही सचिन को एक और लंबी सवारी का फोन आता है, उसकी बेचैनी और बढ़ जाती है। वो हवलदार से गुजारिश करता है कि उसका नुकसान हो रहा है, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी जाती। और फिर कहानी में होती है एंट्री अरुण की। अरुण हवलदार को सचिन को बाहर भगाने के लिए उकसाता है और उसे ताना मारता है कि थाने के अंदर आते ही उसकी सारी हेकड़ी निकल गई है। इस बेइज्जती के बाद सचिन को बाहर इंतजार करने के लिए कह दिया जाता है।
इधर बाहर आकर सचिन अपना नुकसान करने के बजाय वो लंबी सवारी भी अपने दोस्त अनया को दे देता है। और तभी उम्मीद की एक नई किरण नजर आती है। पुलिस इंस्पेक्टर अपनी जीप से उतरते हैं। सचिन बिना एक पल गवाए उनके पीछे पीछे अंदर चला जाता है। इधर अंदर पहुंचते ही इंस्पेक्टर साहब मामले की कमान अपने हाथ में ले लेते हैं। वो अरुण से सीधा सवाल करते हैं कि नो एंट्री जैसे छोटे से केस के लिए गाड़ी को थाने तक लाने की क्या जरूरत थी? फाइन मौके पर ही क्यों नहीं काटा गया? अपने बचाव में अरुण बहाना बनाता है कि सचिन ने उसके साथ बदतमीजी करी थी, लेकिन इंस्पेक्टर साहब उसकी दलीलों में नहीं आते और उसे याद दिलाते हैं कि एक टैक्सी ड्राइवर के लिए उसकी गाड़ी ही उसकी रोजी रोटी है, तो इसलिए उसको ऐसे उठाकर नहीं लाना चाहिए था। अब बारी होती है सचिन की। वो पूरी ईमानदारी से बताने लगता है कि कैसे उसकी गाड़ी में बैठी सवारी के पिता का देहांत हो गया था और उसे 20 मिनट में ट्रेन पकड़नी थी। वो कहता है कि इंसानियत के नाते उसने एक बेटे को उसके पिता के आखिरी दर्शन कराने के लिए एक नियम तोड़ा। वो अपनी गलती भी मानता है और सबूत के तौर पर उस सवारी से बात करने की पेशकश भी करता है। इधर सचिन की दलील और उसकी आंखों की सच्चाई देखकर इंस्पेक्टर साहब के सामने पूरा मामला शीशे की तरह साफ हो जाता है। वो सीधे अरुण की तरफ मुड़ते हैं और उसे आईना दिखाते हैं। इंस्पेक्टर साहब साफ कहते हैं कि वो जानते हैं कि ये सब उस पुरानी दुश्मनी का नतीजा है जो उस दिन शुरू हुई थी जब सचिन ने गुस्से में अरुण का कॉलर पकड़ लिया था। वो अरुण को कड़ी फटकार लगाते हुए समझाते हैं कि एक पुलिस वाले को अपनी वर्दी का इस्तेमाल अपनी निजी खुन्नस निकालने के लिए नहीं करनी चाहिए। और फिर इंसाफ होता है। इंस्पेक्टर अरुण को सचिन की गाड़ी की चाबियां लौटाने का हुक्म देते हैं। तो अपनी गलती पकड़े जाने पर अरुण को हार माननी पड़ती है और वो चुपचाप से चाबियां सचिन को थमाता है और बेइज्जती से सिर झुकाकर वहां से चला जाता है। इधर गाड़ी की चाबियां हाथ में आते ही सचिन की खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो दिल से इंस्पेक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन इंस्पेक्टर साहब उसे बताते हैं कि ये माफ़ी उसकी वजह से नहीं, बल्कि उसकी पत्नी की वजह से उसे मिली है। तो ये सुनकर सचिन हैरान रह जाता है क्योंकि उसे उस बारे में कुछ पता ही नहीं होता। और फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां हम देखते हैं कि सायली कुछ देर पहले ही सचिन की मदद के लिए पुलिस स्टेशन पहुंची थी, लेकिन इंस्पेक्टर ने ट्रैफिक नियमों का हवाला देकर उसे घर जाने को कह दिया था। तो सायली निराश होकर बाहर आ गई थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी थी। तभी सायली ने इंस्पेक्टर को अपनी पत्नी से एनिवर्सरी को लेकर फोन पर परेशान होते हुए सुना। उसकी पत्नी नाराज थी और उसने फोन काट दिया था। तो सायली को एक मौका नजर आया। उसने बड़ी समझदारी से इंस्पेक्टर को हेल्प की पेशकश की और वो हेल्प थी एक खूबसूरत गुलदस्ता और गिफ्ट देकर उनकी पत्नी को मनाने की। तो इंस्पेक्टर को पहले तो शक हुआ कि ये रिश्वत है, लेकिन सायली ने इसे एक प्रोफेशनल हेल्प की तरह पेश किया, जिसके पैसे इंस्पेक्टर खुद देंगे। इधर फ्लैशबैक से लौटकर इंस्पेक्टर सचिन को समझाते हैं कि कैसे सायली ने सही समय पर उनकी हेल्प करके उन पर एक बड़ा एहसान किया और उसी एहसान का बदला चुकाने के लिए वो सचिन को माफ कर रहे हैं। इसके बाद वो सचिन को फाइन भरकर अपनी गाड़ी ले जाने का हुक्म देते हैं। इधर पुलिस स्टेशन से बाहर आते ही सचिन सबसे पहले फोन सायली को लगाता है। जैसे ही वो उसे कहता है कि वो पुलिस स्टेशन में है, तो सायली कहती है, क्या हुआ, फिर से हवालात पहुंच गए क्या? तो सचिन हंसते हुए कहता है कि वो हवालात में नहीं, बल्कि अपनी जाने मन को छुड़ाने आया था। तो सायली को यकीन नहीं होता कि उसे गाड़ी इतनी आसानी से वापस मिल जाएगी, लेकिन सचिन खुशी से बताता है कि उसकी जाने मन अब उसके पास है। इसके बाद सचिन सायली को दिल से शुक्रिया अदा करता है। सचिन कहता है कि उसे पूरी कहानी तो नहीं पता, लेकिन जैसे ही उसने इंस्पेक्टर के मुंह से सायली का नाम सुना, तो वो समझ गया कि उसकी गाड़ी सिर्फ और सिर्फ सायली की वजह से ही वापस मिली है। बात यहीं खत्म नहीं होती। सचिन हिम्मत करके सायली से माफी मांगता है। सायली पूछती है कि किस बात के लिए? तो सचिन अपनी गलती मानते हुए कहता है, मैंने बेवजह तुम पर जो गुस्सा किया उसके लिए। सायली इस बात को ये कहकर टाल देती है कि इसमें नया क्या है, लेकिन सचिन उसे समझाता है कि गाड़ी छिन जाने के बाद वो बहुत तनाव में था, काम छूट रहा था और दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, इसलिए उसने ऐसा गुस्सा कर लिया। अगले सीन में हम देखते हैं कि रिया और आकाश घर पर आते हैं और सारे घर वालों को बाहर हॉल में बुलाते हैं। फिर सब लोगों के आने के बाद रेणुका पूछती है, अब क्या हुआ है? तभी इधर सचिन दूसरी तरफ रोशनी को देखता है कि उसके चेहरे पर कुछ पीला-पीला सा लगा हुआ होता है। तो सचिन रोशनी को पूछता है मज़ाक में, "क्या रे लाली पाउडर? ये जैसे रास्ते पर डांबर भरा रहता है गड्ढे पर, वैसे तेरे थोबड़े पर क्या है?" तो रोशनी बोलती है कि हल्दी चंदन का लेप है। वो मुझे बहुत सारे मच्छरों ने काट लिया था ना, इसीलिए लगाया। उसके बाद असली मुद्दे पर आते हुए आकाश परेश को एक इनविटेशन कार्ड देता है। तेज को इधर लगता है कि ये फिर से किसी रेस्टोरेंट कॉन्टेस्ट का बुलावा है, लेकिन आकाश इस राज से पर्दा उठाते हुए कहता है कि ये कार्ड उसकी और रिया की पहली सालगिरह की ग्रैंड पार्टी का है। तेजस ये सुनकर हैरान हो जाता है कि आकाश इस फंक्शन को इतने बड़े पैमाने पर करने वाला है। तभी इधर परेश आकाश को बोलता है कि वैसे हमने भी उस दिन तेरे और रिया के लिए पूजा भी रखी है। तभी आकाश रेणुका से पूछता है कि तू बता ना, तुझे कैसा लग रहा है ये आइडिया? तो रेणुका बोलती है, बहुत अच्छा लगा, वैसे भी तेरी शादी हम लोग धूमधाम से नहीं कर पाए थे। इतना कहकर रेणुका सायली की तरफ देखकर उसको ताना मारते हुए कहती है, पर हाँ, कुछ लोग थे जिन्होंने तेरे आई बाबा के बगैर तेरी शादी करवा दी।
तो तेरी पहली एनिवर्सरी हम धूमधाम से मनाएंगे। फिर उसके बाद इस गर्मा गर्म माहौल के बीच आकाश और रिया तनाव को कम करने की कोशिश करते हैं। वे तेजस और रोशनी के पास जाकर उन्हें पर्सनली इनवाइट करते हैं, इनविटेशन कार्ड देकर, और पार्टी में ज़रूर आने के लिए कहते हैं। रोशनी भी उन्हें भरोसा दिलाती है कि वे इस खुशी में ज़रूर शामिल होंगे। उसके बाद आकाश सचिन और सायली को भी इनविटेशन कार्ड देते हैं। तभी तेजस कार्ड में डांस और सिंगिंग जैसे शब्द पढ़कर चौंक जाता है। आकाश उसे मजाकिया अंदाज में कहता है कि ये सब रिया का आइडिया है और उसे परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में नाम देखने को भी कहता है। फिर नाम पढ़ते ही तेजस कहता है, अरे ये तो आई का नाम है, रेणु का डांस टीम। तभी रेणुका भी ये सुनकर बहुत खुश होती है। रिया बताती है कि जब घर में ही इतनी अच्छी क्लासिकल डांसर है तो बाहर से किसी को बुलाने की क्या ज़रूरत है। इधर आकाश अपनी माँ को छेड़ते हुए कहता है कि अब उन्हें अपने स्टूडेंट्स के साथ एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देनी होगी। ये सुनकर रेणुका की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो बताने लगते हैं कि उसे आज तक कभी ऐसे बड़े फंक्शन में परफॉर्म करने का मौका ही नहीं मिला। परेश भी उसकी हौसला अफजाई करते हुए कहता है कि यह उसकी पहली बुकिंग है और इसके बाद उसे और भी काम मिल सकता है। तभी आकाश एक और कार्ड रेणुका को देता है ताकि वो शकुंतला मौसी को भी इनवाइट कर सके। रेणुका कहती है शकुंतला तो एक फ़ोन पर ही आ जाएगी और शायद डांस करने की जिद भी करेगी, क्योंकि वही हमेशा उसकी कला को सबसे ज़्यादा प्रोत्साहित करती है। ये सुनते ही सचिन मजाक में कहता है कि क्या शकुंतला मौसी को भी पता है कि वो रेणुका को इतना बढ़ावा देती है, जिस पर रेणुका उसे गुस्से से चुप करा देती है। इधर माहौल को हल्का करते हुए सचिन आकाश को छेड़ता है कि उसे पार्टी में गद्दे तकिया का इंतजाम भी कर लेना चाहिए, क्योंकि रेणुका का डैश देखकर मेहमानों को नींद भी आ सकती है। तभी रिया इधर ऐलान करती है कि पार्टी की सारी डेकोरेशन की जिम्मेदारी साइली बहिनी की होगी। तो ये सुनकर साइली और परेश दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। तेजस तुरंत ताना मारता है कि आकाश और रिया को तो डांसर और डेकोरेटर दोनों फ्री में मिल रहे हैं, लेकिन परेश तेजस को करारा जवाब देते हुए कहता है कि ये लोग अपने घर वालों की कला की इज्जत करते हैं, उसकी तरह फायदा नहीं उठाते। और तभी कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। सचिन को एक अनजान नंबर से फोन आता है जो साइली की काका के गांव से होता है। तो सचिन बात करने के लिए थोड़ी दूर चला जाता है। जैसे ही वो फोन पर हेलो कहता है, दूसरी तरफ से उसे एक ऐसी खबर मिलती है जो सुनकर उसके चेहरे के हाव भाव पूरी तरह बदल जाते हैं। वो हैरान और परेशान नजर आता है। रोशनी इधर दूर से उसे देखकर चिंता में पड़ जाती है कि कहीं सचिन कोई नया तमाशा न खड़ा कर दे। सचिन सिर्फ ठीक है, मैं रखता हूँ कहकर फ़ोन काट देता है। और इसी रहस्यमयी फ़ोन कॉल और सचिन के चेहरे पर छाई चिंता वाले सीन के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविज़न से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।